जो जस्टिस सूर्यकांत जी जो जब सीजेआई बनेंगे तो उनके सामने 90,000 पेंडिंग केसेस हैं। पेंडिंग केसेस का बैकलॉग आएगा। रोहिंग्या इशू जो अभी लंबित है, ये जो मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है, इसमें अभी बेंच जो है लार्जर बेंच में इशू में बहस होनी है। अभी फ़िलहाल डायरेक्शन ये दिया गया है कि रोहिंग्या के जो बच्चे हैं, उनके जो कंसर्न लोग हैं, उनको सेटलमेंट किया जाए, उनको जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक पढ़ाया लिखाया जाए। उनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ का राइट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नॉन मुस्लिम के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। दूसरा चीज़ जो नीट पीजी का हुआ, नीट पीजी का जो मामला था वो जनवरी 2025 में डिसाइड हुआ, और उसमें यह कहा गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है यूजी में, तो इनसे हम कुछ राइट्स लेंगे, और वो राइट्स इसलिए लेंगे क्योंकि इस देश में सबसे पहला हक यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़, और आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूं कि पूरे देश में भी एक्चुअली बात कुछ दिन पहले शुरू हो गई है। क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं अपने साथी को, ये देखिए, ये तमाम वो चैम्बर्स आपको एडवोकेट्स के दिख रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम यहाँ पे वकील यहाँ पर उनके चैम्बर्स हैं। और इनके पास आने की वजह यह है क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है, खास तौर से बड़े बड़े उन कंट्रोवर्शियल मामलों पर, तो उस फैसले से ज़्यादा इस बात पर चर्चा होती है कि उसके पीछे मानसिकता कौन सी थी। क्या कोई माइंडसेट पहले से बना हुआ था? क्या जाति, धर्म या कोई ऐसी चीज़ जो विचारधारा उसके पीछे आ गई थी? या पूरे तरीके से वो फैसले न्यायिक परिपाटी के बीच थे? और ये हालात ऐसे हो गए जब सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई BR गवई के ऊपर एक एडवोकेट यानी वकील ने जूता उछाल दिया। उस दिन ये बात आई, क्या हम उस सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की सम्मान बरकरार है? क्या वो सब चीज़ें बरकरार हैं जिस नज़रिए से हम सुप्रीम कोर्ट को देखते थे? तो अब उन्हीं सीजेआई BR गवई ने अगले सीजेआई के लिए जस्टिस सूर्यकांत का नाम सजेस्ट किया है, जो आने वाली 24 नवंबर को शपथ लेंगे, ऐसी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो जब ये आया तो फिर विचारधाराएं काम करेंगी, कौन है, क्या है उनके पीछे, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो उनका न्यायिक ट्रैक रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से बेहतर कौन जान सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बेहद सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव कुमार जी। ध्रुव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आपकी चीज़ें जो जुबानों पर रहती हैं, मेरे लिए उसे लिखना पड़ता है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चन तैयार करके लाया हूँ। मैंने फोन पर भी आपको बताया था कि मैं इस विषय में बात करूँगा, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं तो 21, लेकिन 21 की चर्चा नहीं करूंगा जो बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। और आप सूर्यकांत जी के बारे में आप मुझे क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा चूंकि गैलरी है तो आवाजाही कुछ अन्य सीनियर एडवोकेट्स की भी रहेगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। तो एक है, ये मामला था रोहिंग्या डिपोर्टेशन का, ठीक है ना। इसमें ये कहा गया था कि म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से वापस भेजने के लिए याचिका दाखिल हुई थी। सरकार ने कहा यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा ये मानवीयता की बात है, मानवीय पहलू है। तो इस पर चूंकि जस्टिस सूर्यकांत जी जस्टिस थे, और आज अब वो आने वाले समय में सीजेआई होंगे, तो ऐसे भी देखा जाएगा, दुनिया देखेगी। तो उनका फैसला क्या था? राष्ट्रीय सुरक्षा से था, संतुलित था, मानवीय पहलू ज्यादा था, या जो सुप्रीम कोर्ट को तरह से हम मान के चलते जो सम्मान, जो गरिमा है, वो पूरी पालन करी गई थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान सीजेआई हैं, उनकी वो रिटायरमेंट कर रहे हैं 23 नवंबर को, और उसको सैल्यूट करता हूँ। और जो आने वाले जो ऑनरेबल सीजेआई बनने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, उनका स्वागत करते हैं। और इसमें जो जस्टिस सूर्यकांत जी जो जब सीजेआई बनेंगे
तो उनके सामने 90,000 जो पेंडिंग केसेस हैं, पेंडिंग केसेस का बैकलॉग आएगा। और वो बैकलॉग को जो है इनको कितने बताया आपने? 90,000? हाँ 90,000। ये सुप्रीम कोर्ट में है? सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सब जुडिशियल मैटर। तो उसको जो है सिस्टमेटिकली इनका जो कार्यकाल है 15 महीने का है, तो उसमें जो है किस तरह से ये डील करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनके साथ। गवई जी को बहुत कम समय मिला। हाँ, अब सवाल ये है कि आपका सवाल है रोहिंग्या जो मुसलमान जो भारत में जो इन्फिल्ट्रेट किए हैं। मेरा सर सवाल ये है हाँ। कि वो मसला हाँ। जस्टिस सूर्यकांत जी के पास गया हाँ। और उन्होंने इस मामले को कैसे हैंडल करा? देखिए, वो चीज वो मतलब मैं जो समझ आजकल गया। जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, जजों के खिलाफ भी गढ़ दिया जाता है कि जज साहब किसी मानसिकता से हैं। ऐसा कई बार होता भी, उनके कमेंट ऐसे होते हैं कि उस पर चर्चा करना लाजमी हो जाती है। हाँ। तो आप उनके उस जजमेंट को कैसे? नहीं, देखिए वो जजमेंट जो था इट वाज मोर कंसर्न विद द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट रादर देन दो गिविंग इट टू द लीगल एस्पेक्ट, यू नो। कारण क्या है कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट पर ही अगर आप देखें रेफरेंस, तो पूरी दुनिया में जितने भी रिफ्यूजीज़ बने हैं, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी कमीशन बना हुआ है या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना हुआ है, अन्य तरह के जितने भी है रिफ्यूजी राइट्स बने हुए हैं। अब सवाल जो 21st सेंचुरी में जो सबसे बड़ा है कि किसी को अगर आप लीगल राइट्स के या रिफ्यूजी राइट्स के आधार पर किसी को अगर स्थान किसी देश में देते हैं, बाद में उनकी जनसंख्या बढ़ा ली जाती है, तो उस जनसंख्या बढ़ाने के बाद जो है उनका एक्शन रिएक्शंस उसी देश के साथ जिस देश में उनको स्थान दिया जाता है वो क्या होता है। मैं यहाँ तो पे सर यहाँ जो थोड़ा सा आपके सवाल को मैं चाहूंगा और मुझे बढ़िया मिल जाए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। हाँ। कि आप शायद ये कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ने के बाद डेमोग्राफी चेंज होती है। बिल्कुल सही। उसके अगर वहां लोकतंत्र है हमारे देश में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, तो वहां उसका उस पर सत्ता पे प्रभाव पड़ता है। वो आप शायद इशारा कर रहे हैं। इसी बीच मेरा एक पहले आपने बोला है, मैं भूल ना जाऊं, तो आपने का जो निर्णय था वो ज्यादा लीगल ना होकर के मानवीय पहलू के ऊपर थोड़ा झुका हुआ था। तो ये दो मेरे सवाल हैं। मैंने सवाल सही किया है या नहीं किया, वो आप बताइएगा, इनका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले देश है। अब इस पूरी दुनिया में कि अगर आप कवायद करें और सिस्टम का एनालिसिस करें, तो अब तक जितने भी देश ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर रिफ्यूजी सेटलमेंट किया है, यू नो, खासकर वो लोग जो इस्लामिक कल्चर से आते हैं, इस्लामिक कल्चर से, तो उनका पूरी दुनिया में आप देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जितने भी ये कनाडा हो गया, आपको ये सारे जगह जितने भी है, अमेरिका हो गया, यू नो, सब जगह जो है अभी एक राइट्स चल रहा है कि शरिया लॉ लागू करो, शरिया लॉ लागू करो। और दे आर बीन वाइड स्प्रेड बर्निंग ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टीज़, यू नो, और बड़े पैमाने पर वहाँ आग लगाई जा रही है, खून खराबा हो रहा है, रेप हो रहा है बड़े छोटे बच्चियों का, यूरोपियंस का, यू नो। तो ये सवाल जो है ये खड़ा हो गया है कि क्या ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पर हम ऐसे चंक ऑफ पीपल को जो है स्थान तो दे दे, अब देश में दे दे, हाँ, लेकिन कल की तारीख में वो जो मूलवासी है वहाँ के, उनके लिए वो जो है एक जहर की तरह जो है खड़े हो जाए, और मूलवासी को वो जो डेमोक्रेसी की आड़ में, सेकुलरिज्म की आड़ में, माइनॉरिटी की आड़ में वो लात मारकर भगा दें और अपने कानून कायदा, आइए सर, यू कैन स्टे है, यू नो, आप लात मारकर उनको भगा दें और अपने नियम कानून को, अपने धर्म के नियम कानून को आप उनके धर्म के पर इम्पोज करें, उनके सिस्टम पर इम्पोज करें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को गलत बताएं, यू नो। सो द इशू इज़ कि क्या ऐसे लोगों को, रोहिंग्या भी उसी में है, बिकॉज जब उन लोगों ने अपने देश में कुछ गलत काम किया, यू नो, तो वहाँ से उनको जो है किक ऑफ किया गया, तो दूसरे देश में भी आकर वही क्राइम कर रहे हैं
यू नो, तो इशू इज दैट कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म की आड़ में, मानवतावाद की आड़ में, क्या हम अपना भी तो, हमारा जो लोग वहाँ रह रहे हैं पहले से, उनका भी तो मानव अधिकार है। तो उनके मानव अधिकार के, एक के मानव अधिकार को खोकर दूसरे के मानव अधिकार को कब तक लादा जाएगा, उस पर। अभी मैंने आपको एक दिया था, लेबनान का दिया था, मिडल ईस्ट में, जो 100% क्रिश्चियन कंट्री था। वहाँ पर जो है रिफ्यूजियों को लाया गया, सेटल किया गया, उनको बसाया गया। आज लेबनान की क्या हालत है मिडल ईस्ट में? 100% इस्लामिक स्टेट हो गया, टेररिस्ट स्टेट हो गया। मैं सर यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में उठ जाए तो आपसे बेहतर कौन? यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज भारत पहले से घायल है। और भारत में जो है 1947 में मजहबी आधार पर जो है इन्हीं लोगों ने जो है पूरा देश का तहस नहस मैं सर सूर्यकांत जी की तरफ एक बार फिर आपके पास आऊंगा, हाँ। क्योंकि ये निर्णय या ये केस उनके पास था, तो मैं दो बातें जानना चाहूंगा। इस केस में वो फाइनल निर्णय दे चुके हैं, एक बात, या नहीं? ये केस अभी आगे चलेगा या नहीं? तीसरी बात यह है कि उनके निर्णय, जो उन्होंने निर्णय दिया और जो बात आप अब कह रहे हैं, जो संभावनाएं हैं, जो खतरे हैं, क्या उनके निर्णय से वो खतरे बने रहे, खत्म हुए, या अभी लंबित है मामला? नहीं, देखिए, रोहिंग्या इशू जो अभी लंबित है, ये जो मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है। इसमें अभी बेंच जो है, लार्जर बेंच में इशू में बहस होनी है। अभी फिलहाल डायरेक्शन ये दिया गया है कि रोहिंग्या के जो बच्चे हैं, उनके जो कंसर्न लोग हैं, उनको सेटलमेंट किया जाए, उनको जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक पढ़ाया लिखाया जाए। क्योंकि सर मेरे पास जो जानकारी है, छोटी सी, मैं तो अल्प जानकारी रखता हूँ, उसमें है कि उस मुद्दे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख को बरकरार रखा, यानी कि उन्होंने डिपोर्टेशन को रोक नहीं लगाई। तो ये निर्णय सूर्यकांत जी का, लेकिन साइमल्टेनियसली सरकार के रुख पर रोक नहीं लगाई, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है उन्होंने ये भी डायरेक्शन दिया कि उनके बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको सेटल किया जाए, जब तक वो मानवीय पहलू पे आप कह रहे हो, यह दिया है। ये भी किया गया। इस मुद्दे से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लगभग आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और जनता भी या लोग भी समझ गए होंगे कि जो जस्टिस सूर्यकांत जी थे उनका निर्णय इस मामले में क्या रहा। दूसरा केस मेरे सामने एक और मैं नोट करके लाया हूँ सर, वो ये है कि आर्टिकल 35A 370 का जो चैलेंज किया गया था, उन 2019 वाला जो मामला है, इसमें कुछ पहलू पर सुनवाई जारी भी है, याचिकाएं भी दायर हुई। इस भी संविधान पीठ का जस्टिस सूर्यकांत जी हिस्सा थे। तो आप इसमें उनके कितना वो इस निर्णय को प्रभावित कर सके, कितना वो इसमें कह सके, या कोई बहुत प्रभावी उनका रोल नहीं था, क्या था? नहीं, वो और वन ऑफ किस द तरह से माना जाए? बेंच के मेंबर थे और मेजिटेरियन जो जजेस थे उनके साथ उनका है। इसमें मूल रूप से ये कहा गया, क्या मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कोई बेंच होती है तो उसमें हम आपको ये तो पता लग जाता हो किस जज की क्या राय थी, तो उसमें सूर्यकांत जी की राय सामूहिक रूप से एक मत हो गए थे? नहीं, उन्होंने ये कहा, मतलब पूरी जो सामूहिक रूप से है उसमें ये कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप में कंप्लीट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये सवाल है आपका, क्या था आपका सवाल? 370। देखिए, 370 और 35A दोनों जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको लिखा हुआ है टेम्पोररी, शब्द टेम्पोररी यूज है। बिकॉज नेहरू जी ने इस बात को जानबूझकर इंसर्ट करवाया था इसमें, और जब टेम्पोररी खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आर्टिकल, तो इसको परमानेंट बनाने की कांग्रेस सरकार। मैं सर यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ है हमारे आपके या जो भी पॉलिटिकल चीज़ों के एक अलग तरीके के राय हो सकती है, लेकिन इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत की जो राय थी, वो क्या आप जिस तरीके से 370 को हटाना उचित समझते हैं, जो मैं समझ पाया, उसके पक्ष में ही थी? क्लियर, एकदम साफ, कोई रिफाइंड बट नहीं, कोई लचक नहीं, कुछ नहीं? वो जो सरकार की जो इश्यूज थे इस पर, कंसर्न इश्यूज, द एक्सप्लेनेशंस था, जो रीजन एंड काउज थे, वो सारे को उन्होंने एडमिट किया, माना। मतलब इस पे उंगली उठाने वालों के खिलाफ वो उनके पक्ष में बिल्कुल कोई साइड में भी कोई रिलीफ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहीं खत्म करते हैं। अब आते हैं सर तीसरा एक मेरे पास, और मैं नोट करके लाया हूँ, आपको मैंने
पूछूंगा आपसे। एक है पेगासस स्पाईवेयर प्रोब। इसमें क्या था, सरकार पर आरोप ये लगाया गया था कि पत्रकार हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, उनकी जासूसी के लिए पेगासस जो सॉफ्टवेयर है उनका यूज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति बनाकर जांच का आदेश दिया, चूंकि निजता से जुड़ा मामला था। तो इस मामले में जो आदेश, चूंकि इसमें जस्टिस सूर्यकांत का भी आदेश था, तो ये पारदर्शिता थी या नागरिक अधिकारों जुड़ाव था या सरकार पे कोई अंकुश लग गया? नो लिसन, पेगासस जो है एक इजराइल की कंपनी है, हाँ, स्पाई कंपनी है। तो पेगासस का मेन टारगेट ये था, आप पहले समझिए, देश से बड़ा कोई नहीं। हाँ, दर्शकों को समझाइए कि पेगासस एक्चुअली है क्या। हाँ, ये इजराइल की एक स्पाई कंपनी है जिसका काम था कि जो लोग जहाँ भी देश में गलत एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सच्चाई को डाइवर्ज किया जाए, मतलब सामने लाया जाए, हाँ, विथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यू नो। तो इसको जो है लॉ ऑफ प्राइवेसी के साथ जोड़ना गलत है। ऑलरेडी ऑल्दो जो जस्टिस सूर्यकांत जी का जो जजमेंट है, वो जो मैं बोल रहा हूँ उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू पास ओवर द प्राइवेसी ऑफ एंटर इनटू द प्राइवेसी ऑफ समवन्स लाइफ। एक्टिविस्ट, पत्रकार और जो भी लोग हैं, वो उनके हिसाब से ऑनरेबल जज साहब ने ये कहा है जजमेंट में, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि जांच जो है किसी के प्राइवेट लाइफ। और पेगासस से सरकार ये कर रही थी, नहीं कर रही थी, इस बारे में कुछ खुल पाई बात? नहीं, वो तो चल रहा था। और सवाल ये, सरकार ने कहा, अभी चल रहा है, ऐसा कह सकते हो आप बता सकते नहीं बता सकते? सरकार ने कहा कि हमारा ऐसा कोई काम नहीं चल रहा है, सरकार ने डिनाई कर दिया। उसके बावजूद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्राइवेसी की रक्षा होनी चाहिए, निजता की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना है एज एन एक्टिविस्ट, एज द बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, कि कोई भी व्यक्ति को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है जो भारत की या किसी भी देश के अस्मिता के साथ, लोकस स्टैंडी के साथ, संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करे इन द गार्ब ऑफ द प्राइवेसी मेंटेनेंस, यू नो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ काम करता है, तो निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। पर मैं ऐसे पत्रकार के तौर पे सोचता हूँ कि मान लीजिए मैं सरकार कोई योजना ला रही है, अच्छी योजना ला रही है, और मैं सरकार की योजनाओं की निगरानी करना भी मेरा काम है बतौर पत्रकार, और मेरी निगरानी से सरकार का कोई भंडाफोड़ हो सकता है, मान लीजिए, और उस स्थिति में सरकार को इतना बड़ा नुकसान हो, मेरे से मतलब कोई पत्रकार देश का, और वो सरकार गिर भी जाए, तो सरकार मेरी इतनी निगरानी करेगी तो मुझे तो पहले ही वो गिरफ्त में ले लेगी, भंडाफोड़ करने भी देगी। तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता पे प्रतिबंध है, हमारी निजता को इस तरीके से तो नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट की निजता कोई निजता नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पर्टिकुलर व्यक्ति की या इंस्टीट्यूशन की बात। अगर मुझे वो उसके जरिए, मैं जिस तरह समझ पा रहा हूँ, मेरे पल पल पे, मेरे फोन पे, मेरी हर चीज पे, मेरे कार्यशैली पे अगर उसका निगाह है तो वो समझ जाएगी कि किधर जा रहा है, इसको तो ही गिरा लो। नहीं, अब सवाल ये है कि अगर आप किसी खास मिशन और विजन को लेकर चल रहे हैं, मेरा तो पॉजिटिव हुआ ना, नेताओं का भ्रष्टाचार खोलना मेरा पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव है। अगर कोई, वही मैंने बोला कि पर्टिकुलर मिशन और विजन के तहत अगर आपकी एक मतलब, बिकॉज आप फोर्थ मीडिया जो है फोर्थ पिलर है सर, मेरा सवाल ये है कि और आपको पूरा राइट है किसी के अगर कोई करप्शन में इन्वॉल्व है उसको आप डाइवर्ज करना चाहते हैं तो यू हैव ऑल द राइट टू गो एंड पास ओवर देयर प्राइवेसी। मैं सर ये बोल रहा हूँ सर, अगर आप मेरी बात से पता नहीं सहमत होंगे नहीं होंगे, मैं भ्रष्टाचार खोल रहा हूँ, भ्रष्टाचारी सरकार में है, राइट, वो मेरे क्यों खोलने देगा मुझे? अगर उसे पता लग जाएगा, मैं तो फिर सरकार की दया पे पत्रकारिता की नौबत पे आ जाएगी ना मेरी। तो नहीं, अगर ये पेगासस पे, तो ये इनका निर्देश मुझे तो सूर्यकांत जी का सही लगता है, ऐसा मैं एक सोच रहा हूँ। नहीं, आपको लग रहा है, अच्छी बात है, आपका अपना नहीं, मैं मेरा अपना ये कहना, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, सवाल है मेरा। चलिए, तो मैं मान के चलता हूँ कि जस्टिस तो इंडिया को बचाने के लिए, बिकॉज देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं, क्लियर कट बता देना चाहता हूँ कि देश में CIA, KGB और चाइना के कई एजेंट और भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंट काम कर रहे हैं, और वो
ज्यादातर मीडिया के जर्नलिस्ट के रूप में इंडियंस है, के बीच में कहीं छुपे हुए हैं यू आप नो, लोग। या तो एडवोकेट्स के रूप में है, या फिर जो अन्य तरह के जो है जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सोशल एक्टिविस्ट को इंस्टीट्यूशन सर- बनाकर, और देखिए फोर्ड फाउंडेशन से लेकर आपको ये रॉकफेलर फाउंडेशन बिलियंस एंड बिलियंस रुपीज जो यहाँ दे रहा है, बड़े बड़े जो अवार्ड बांटे जा रहे हैं सभी को, कई एनजीओज के रूप में भी आप कह रहे हैं। क्यों, और बिलियंस एंड बिलियंस जो जॉर्ज सोरेस के द्वारा जो भेजा जा रहा है रुपया, इन्हीं लोगों के और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भेजा जा रहा है कि भारत को डीस्टेबलाइज करना है। सर मैं दर्शकों के लिए आपकी बात का समराइज करके छोटा सा कहूँ तो मैं, अगर मैं गलत हूँ मुझे काट के आप सही करना। आपके हिसाब से ये है कि ये जो हो रहा है, जस्टिस सूर्यकांत ने तो ये कहा कि इस पर जांच समिति बनना चाहिए और निष्ठा रुकनी 5 चाहिए, आदमी एक की मिनट, कमेटी उन्होंने बनना चाहिए, रुकना चाहिए। हाँ। आपने कहा ये फैसला जो है ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, क्योंकि ऐसे जो असामाजिक और देश के लिए नुकसानदायक तथ्य हैं वो कई चीज छुप के अपने वर्क में कामयाब हो जाएंगे। मेरा सा सिर्फ इतना तर्क था कि मुझ जैसे, या मैं अपने आप को कोई मैंने जो बात की उस जैसे ईमानदार लोग काम करना चाहेंगे तो वो भी इसकी जद में आ सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि उनसे सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। राइट, देखिए इस पर जो है उनकी जांच वो निगाह में रहना चाहिए। इस पर सीनियर जूरिस्ट है जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी हैं। हाँ, उनकी चेयरमैनशिप में जो है 5 लोग का कमेटी, एक्सपर्ट्स का जो है साइबर कमेटी जो बनी हुई है, हाँ, वो उस पर वो काम कर रही है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। राइट, और अब आते हैं, देश की बहुत बड़ी बात होती है रोजगार को लेकर के। जी, तो वो केस भी है। अग्निपथ जो स्कीम है, मैं बता दूं, जब मैं अग्निपथ कहूंगा तो आप मुझसे कह सकते हो अग्निपथ क्यों कह रहे हो। एक्चुअली अग्निपथ जो है स्कीम है, योजना है सरकार की सेना में भर्ती के लिए, और जो लोग भर्ती होते हैं वो अग्निवीर होते हैं। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, कई बार कमेंट में लोग कह रहे हैं भाई आपको पता ही नहीं अग्निपथ बोल रहा, अग्निवीर है वो। तो अग्निवीर वो होते हैं जो होते हैं। सर, तो इसमें जो रक्षा सेवाओं भर्ती अग्निपथ मॉडल जो था उसको युवाओं ने चुनौती दी थी। उनका कहना था कि नौकरी की स्थिरता खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया इस योजना को सरकार की। और अग्निपथ मामले में सरकार की नीति का कोई दखल नहीं दिया। सूर्यकांत जी इसमें भी थे। तो उन्होंने कहा जज युवाओं के भविष्य के प्रति अधिक संवेदनशील रखते हैं या नीति को ही अंतिम मानते हैं। उनके निर्णय से क्या लगेगा कि उनको लगा जो सरकार के पक्ष में ही बिल्कुल निर्णय दे दिया, तो क्या लगा कहीं पे वो नहीं। देखिए अब यहाँ पर भी जो है, मैं आपको बता दूं, अग्निपथ का जो उनका डिसीजन उसे कैसे देखते हैं? युवाओं के हित में या सरकार का पक्ष रख लिया? नो, नॉट एट ऑल। ये युवाओं के भी हित में है और देश सबसे बड़ी बात है देश हित में है। या एक जोड़ दूं प्रश्न सर, आप बोलिए। जो याचिका थी वो ही भ्रमित करने के लिए थी? नॉट एट ऑल। मैं आपको, देखिए, याचिका तो कोई भी लगा सकता है। मतलब याचिका भ्रमित करने के लिए हाँ, याचिका बेसिकली विपक्षी लोगों का एक ग्रुप है जिन्होंने यूथ के, विपक्षी सरकार के विपक्षी, हाँ, उन्होंने एक यूज किया प्लेटफॉर्म को, एक यूथ एसोसिएशन बनाकर, और उसको जो करार, वो बेसिकली वो कहना चाह रहे थे कि ये जो 4 साल का टेन्योर है अग्निपथ का, अग्निवीर को जो मिलेंगे, वो सही नहीं है। एक फुल फ्लेज जो है सरकार को जो है मिलिट्री में या अन्य तरह के जॉब लाने चाहिए। यहाँ सवाल है कि जो मिलिट्री का जो लीगल और जो रेगुलर ऑपरेशनल सिस्टम्स है वो तो चल ही रहा है। अब सवाल है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ गई अग्निवीर की, आखिर क्यों जरूरत पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ गई कि पूरे भारत देश में जो है बड़े पैमाने पर जो है, जो इंट्रूडर्स जो है, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, जो कभी भी देश को जो है दंगा में झोंक सकते हैं, समझे? ऐसे लोगों को की एक जमात हो रही है। आईबी की रिपोर्ट है, सीआईडी की रिपोर्ट है, एनएसए के पास बड़ी रिपोर्ट बनी हुई है, और वो लोग चाह रहे थे कि हमारे जो युवा लोग, इसमें 2 फायदा है। एक फायदा तो ये है कि जो प्राइमरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है उन तमाम गांव-गांव के बच्चों को, युवाओं को दी जाए, ताकि किसी तरह का अचानक जो देश में इस तरह का पूरे, जैसे राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि अगर मैं हार गया तो पूरे देश में आग लगा दूंगा, जैन जी करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, बराबर बोल रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों से ऐसी तरह के वारदात को कंट्रोल, बिकॉज सामान्य देशभक्ति की धारा में होंगे। और उन्हें पता होगा कि देश के हित में क्या, आप ये बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों की एक जो मनोदशा पूरे भारत में फैली हुई है, तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रेंड लोग रहेंगे, बिकॉज
4 सालों के बाद जो उनको रिटायरमेंट मिल रही है, तो बाकायदा उनको 60-70 लाख रुपया उस बीच जो है उनको रिटायरमेंट के बाद दिया जा रहा है। प्लस उनको सारे जॉब में, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट की जितनी भी है, सब में उनको टॉप लेवल का रिजर्वेशन भी मिल रहा है। कई तरह के जो 5% शायद है। यस, ये भी है। तो देश में जो इंटरनल सिक्योरिटी तो है, मैं सर ये कहूं- इंटरनल सिक्योरिटी को कंटेंट करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए ये अग्निवीर को लाया गया। तो ये निर्णय सूर्यकांत जी का आपकी जो विचारधारा है या आपका जो इस पे पूरा एक डिस्कशन है, मंथन है, वो उसके अनुसार उन्हें दे दिया, आप ये बोल रहे हो। बिल्कुल सही। एक छोटा सा केस है, हालांकि सबरीमाला को भी लोग जानते हैं। सबरीमाला केस था, आप जानते हैं, इसमें महिलाओं के प्रवेश का मामला था। इसमें कैसे क्या निर्णय दिया देखिए जस्टिस पहले सूर्यकांत ने, और वो निर्णय जो था आप उसे कैसे देखते हैं? मतलब आपको लगता है कि सब कुछ संतुलन बना लिया, या बिल्कुल एकदम जेंडर जो इक्वलिटी नहीं थी उसके वो होना चाहिए? देखिए पहले तो इसमें पहला जो निर्णय आया था, तो उसमें ये फर्स्ट जो आया था, तो उसमें निर्णय आया कि जो है महिलाओं का जो है प्रवेश होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में जो है जो इथिकल वैल्यूज़ की बात आई, और जो रिलीजियस सैंक्टिटी की बात आई, अन्य तरह की जो कई बात है, जैसे आप मॉस्क जाइए, मॉस्क में भी जो है महिलाओं का प्रवेश नहीं है, यू नो। तो खासकर जो सबरीमाला का जो इशू था, वो बेसिकली उन महिलाओं के उन पीरियड में जो है जिसमें मेंस होता है महिलाओं का। तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि 3-4 दिन जो मेंस होता है महिलाओं का, तो अशुद्ध रहती हैं। तो शुद्ध होने के बाद वो किचन में भी नहीं, हम लोग के घर में, मेरे में भी चलता है, पहले रहता था कि वो जैसे जब तक उनका पीरियड का होता था तो वो तब अपना आराम करती थी। बहुत सी महिलाएं आज भी पूजा खुद ही नहीं करती, पूजा भी नहीं करती थी। और तो पूजा घर में भी हम लोग तो महिलाओं के प्रवेश, अब महिला प्रवेश कर सकती है या नहीं, अब तो हो गया ना, अब कर सकती हैं। और उतना समय उनके लिए कहा गया है, या मतलब पीरियड्स के टाइम पे नहीं कर पीरियड्स को टाइम को एक्सक्लूड करते हुए बाकी ये निर्णय है। तो ये निर्णय आप कैसे ये तो मैं आपको इसी से एक और मैं आपको देखता हूँ, बिकॉज जो अभी जो पेंडिंग है, अभी ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी के ही इसमें पेंडिंग है, वो है आपको जो मुस्लिम वुमेन्स राइट टू प्रे इन द मॉस्क, वो भी केस चल रहा है, समझे है, अभी उस पर पेंडिंग है, सब जुडिशियल मैटर। वो किसकी अदालत में चल रहा है? उन्हीं की अदालत में चल रहा है, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत। आपकी निगाह पूरी तरीके से होगी कि सबरीमाला पे उन्होंने तो ये दे दिया, इस पे देंगे नहीं, अब तो उनका, अब तो वो सीजेआई बन जाएंगे, तो उनका क्या निर्णय होगा, उनके कोर्ट में रहेगा नहीं रहेगा, फिलहाल वो निर्णय देखने वाला होगा। ये जो मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की बात है, लेकिन सबरीमाला में कर सकती है, ठीक है ना। एक और था, चूंकि हमारे देश की जो रक्षा करते हैं, सबसे बड़ी बात उनकी होती है, हम यहाँ सोते हैं, घूमते हैं, त्योहार मनाते हैं, वन रैंक वन पेंशन। तो उस पे जो उन्होंने निर्णय दिया है, मैं कहता हूँ ये कैसा निर्णय दिया है? बिल्कुल सही निर्णय है। उन्होंने कहा है, अलाउ किया कि 1 रैंक 1 पेंशन जो बाद में आए या जो भी आए, यू नो, सबको, दिस इज़ द बेस्ट। गवर्नमेंट का भी उसमें, ऑनरेबल जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले भारत सरकार खुद जो है, पीएमओ ने इसको अप्रिशिएट किया, उसके बाद रिपोर्ट गया, और भारत सरकार ने इस 1 रैंक 1 पेंशन के इशू को जो है अपहेल्ड किया, और तो कोर्ट ने भी उसको जो है आगे अपहेल्ड कर दिया। एक और है मामला, क्योंकि अब धर्म की बात आती है तो निर्णय अलग अलग होते हैं, जी। और इसी पे बड़ा विचार, बड़ा जस्टिस पे भी बड़ा आक्रमण किया जाता है। अब तो कोई, पहले तो जज के निर्णयों पे कोई बोलता ही नहीं था, अब तो ये हो गया कि खुलेआम सोशल मीडिया सब जगह, और बड़ी बड़ी ऐसी भाषा, असम्माननीय भाषा भी मैंने सीजीआई के विरुद्ध देखी, तो बड़ा निंदनीय है वो। तो अब ये जो मामला, ये उसी तरह का मामला है। जस्टिस सूर्यकांत जी के पास एक और केस था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस, इस विवाद में जो उनका क्या निर्णय रहा, और आप उस निर्णय को कैसे देखते हैं? नहीं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, वो तो माइनॉरिटी स्टेटस की डिमांड था, माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा जाए, तो उसमें तो है माइनॉरिटी स्टेटस उनको मिला हुआ है, ऑलरेडी मिल गया। तो ये ठीक है निर्णय? मेरे समझ से जो है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करती है क्या ये, या व्यवहारिक? हमारा प्रश्न व्यक्तिगत है कि किसी भी, अगर धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, तो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे आप देख लीजिए, इसी देश में आर्टिकल 25 में जो है आपको
कुरान पढ़ने की और बाइबल पढ़ने की इजाज़त है, और इसी देश में जो है गीता रामायण पढ़ने और पढ़ाने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो ये तो पक्षपात होता है इस देश में। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको कंपेयर करें कि एक आप किसी खास यूनिवर्सिटी को, स्कूल को, कॉलेज को, सिस्टम को जो है माइनॉरिटी स्टेटस देकर उसको बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रहे हैं और खास तरह की भाषा और विज्ञान को पढ़ाकर, हाँ, मतलब इसमें जस्टिस सूर्यकांत जी का निर्णय आप क्या मानते हैं, ठीक है, गलत है या नहीं? ठीक है, उनकी कानून सम्मत है, वो आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, उन्होंने कानून सम्मत काम किया, वो उन्होंने किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हुए। हमारा कहना है कि सेकुलर कंट्री में, अगर हम भारत को सेकुलर कहते हैं और अब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबों को समान राइट्स की बात करते हैं, तो ये माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना चाहिए। बिकॉज सबको एक अधिकार इस देश में कानूनन जो है 1% से नीचे जिसकी पॉपुलेशन है, संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, 1% से नीचे जिसकी पॉपुलेशन है वही माइनॉरिटीज के लिए एंटाइटल्ड है। ऐसा होना चाहिए आप सोचते हो? जो कानून में लिखा हो, ये मतलब कानून में लिखा है? हाँ ये है ना, आप पढ़ो तो संविधान में है कि माइनॉरिटी स्टेटस किसको मिलेगा, लेकिन ना तो इस पर पार्लियामेंट में बहस हो रहा है, ना ऑनरेबल कोर्ट्स कर रहे हैं, और ना इसके कोई नेता वगैरह। बिकॉज सबके दिमाग में ये है कि भैया इस इशू को उठाएंगे तो ये रिजर्वेशन वाला इशू है। अब रिजर्वेशन वाला इशू आ गया, अगला सवाल सुनिए आप। वो आ गया कि चूंकि शिक्षा और रोजगार की बात होती है, तो ये हमेशा रहता था कि जो EWS है, यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन, जनरल का वीकर सेक्शन, और OBC, इसको जो है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल में एडमिशन में इसके लागू करने पे, तो इस पे इन्होंने निर्णय जो दिया, तो क्या ये आरक्षण को लेकर जल्दबाजी में दिया हुआ निर्णय था या ठीक था उनका जो है इस नीति का जो बचाव दृष्टिकोण ठीक था? किस तरह का निर्णय था उनका? मेरे समझ से उनका दृष्टिकोण सही है इसमें, लेकिन मैं एक बात और साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ कि जहाँ तक रिजर्वेशन का टेक्निकल इश्यूज पर, टेक्निकल जितने भी है, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, रिजर्वेशन देने के से अच्छा है कि आप एक्स्ट्रा सीट जो है उसको क्रिएट कीजिए, और जितनी क्वालिफिकेशन जरूरी है, लिटमस टेस्ट उनका होना जरूरी है। कारण क्या कि अगर मान लीजिए किसी आदमी को आपने रिजर्वेशन देकर अयोग्य रहते हुए भी आप उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ओवरऑल जो है वो ना तो किसी के साथ न्याय कर पाएगा, ना प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएगा, ना एक्सपर्टीज का जो एक रोल होता है, प्रोफेशनल रोल होता है, वो कर पाएगा। सर, आपसे एक बार मेरी बात हुई थी, तो आपने बताया था आप भी OBC से आते हैं। मैं आता हूँ, EBC से आता हूँ। हाँ, मैं EBC से आता हूँ। तो आप जब उसी वर्ग से आते हैं और आप ये बात कहेंगे तो उस वर्ग के कहेंगे तो अपने ही वर्ग के खिलाफ? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम EBC, OBC या SC ST तमाम लोग हैं। वो कहेंगे आज आप मजबूत हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रख्यात अधिवक्ता हो गए। मेरी पूरी बात सुनिए सर, मेरी पूरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ तमाम हमारे जैसे लोग जो हैं, जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, उन तमाम लोगों के लिए एक स्पेशल सेल बननी चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई कॉम्पिटेंसी, मतलब आप इन कंपेयर ऑफ जो नॉन रिजर्व लोग हैं उनसे तनिक भी, एक क्षण भी, एक पॉइंट भी मेरिट में कम नहीं हो। ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये निर्णय कैसा देखते हैं आप? निर्णय ठीक है ना इनका? ठीक है उनका। आपके साथ एक आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल आखिरी, बाकी आप सबसे टिप्पणी लूंगा एक एक। हाँ बिल्कुल, इन सभी विषयों को आप सुन रहे हैं तो आपसे एक्सपर्ट, आपका अपनी ओपन लूंगा। तो जो ये है वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, जो ये आसाम अकॉर्ड केस था, ये जो मामला, आसाम का मामला तो बड़ा गंभीर रहता है और चुनाव भी है, तो इन्होंने जो निर्णय दिया वो कैसा निर्णय आपको लगा? देखिए क्या निर्णय दिया? देखिए उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें 1955 में जो है सिटीजन्स एक्ट बना भारत का। उसके बाद आपको जो आसाम एकॉर्ड का जो मामला है वो राजीव गांधी के टाइम में आया था। उसके पहले जो है जैसे 1 जनवरी 1966 से लेकर मार्च 71 के बीच बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से इनफिल्टर किए, और जो 1966 के पहले
जो फिर इनफिल्टर किए थे। और एक सवाल आता है कि बिकॉज 1947 में जो है जो आपको भारत का पार्टीजन हो गया, पाकिस्तान बना, अब पहले पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश था, समझे ना। तो सवाल है कि 1948 में बहुत सारे जो बंगालीज हैं, बांग्लादेशी, वो क्रॉस बॉर्डर इनफिल्ट्रेट किए हैं। अब इसमें 3 सवाल स्टेटस आ जाए, जो 1948 के पहले कर गए या 1948 के आसपास किए, फिल्टर किए देश में, भारत देश में, उनको तो सरकार सारी सुविधा दे रही है, उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। अब जो 1961 जनवरी 1 जनवरी 1966 से मार्च 71 तक जो आए हैं, उस पर भी जो है सवाल जो है ये है कि उन लोगों को लीगल मिलेगा, सारा राइट्स मिलेगा, फ्रेंचाइज राइट्स भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं उनको सरकार कह रही है एज पर रिकॉर्ड 6A आया इस एक्ट के हिसाब से, और किसी बात से सरकार क्या कह रही है? क्या हुआ? क्या कह रही है सरकार? नहीं, सरकार का तो कहना है कि जो नॉन मुस्लिम्स है, जैसे जैन है, सिख है, नहीं वो तो समझ गया, वो तो आ गया है उसमें। ये इस केस में क्या था? सरकार उसमें ये आया कि जो फ्रेंचाइज राइट्स है, वोटिंग राइट्स है, ठीक है ना, वो वोटिंग राइट्स जो है उन लोगों को नहीं मिलेगा जो 1971 के बाद आए हैं। हाँ, आप रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये जो मुद्दा था सर, ये जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में ये जो आया था इनके पास 6A का सिटीजनशिप एक्ट के, तो ये इसमें क्या याचिका क्या दायर करी गई थी? याचिका तो इसमें ये था कि जो है जितने भी लोग वहाँ पर बाद में भी आए, जो ऑलरेडी यहाँ आसाम में आकर, तो उन तमाम लोगों को वोटिंग राइट्स भी दे दिया जाए, वोटिंग राइट्स। तो उसमें निर्णय क्या हुआ सूर्यकांत जी का? इसका निर्णय हमें एग्जैक्टली अभी सब जुडिशियल मैटर पूर्ण रूप से अभी आया नहीं। हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता भी हैं जो सर के साथ थे, और आपके दिमाग को मैं देख रहा था, आप धीरे धीरे जो से लाते कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा था। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे, आपकी इस पर क्या राय है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो माइनॉरिटीज़ के राइट की बात कही गई थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें जस्टिस सूर्यकांत जो है डिसेंटिंग में थे। मतलब कि एक होता है जो जजमेंट के साथ होता है, एक होता है जो जजमेंट के विरोध में होता है, विपक्ष में होता है। उनका उस जजमेंट में नहीं था। वो उनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ का राइट जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नॉन मुस्लिम के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। वहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग पढ़ते हैं, और वहाँ का जो फंड भी जाता है गवर्नमेंट से जाता है, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उनके मायने में जो उनका ओपिनियन था, उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निर्णय क्या हुआ? लेकिन निर्णय हुआ कि माइनॉरिटीज माना जाएगा वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। लेकिन उसमें जो होता है, एक पक्ष में आते हैं 3 जज और 2 जज विपक्ष, मतलब जो बहुमत के आधार पे निर्णय आ गया। लेकिन सूर्यकांत जी का राय अलग था। और दूसरा बताइए। दूसरा चीज जो नीट पीजी का हुआ, नीट पीजी का जो मामला था वो जनवरी 2025 में डिसाइड हुआ, और उसमें यह कहा गया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी एक बार रिजर्वेशन मिल चुका है यूजी में, और वो मेडिकल की पढ़ाई प्राप्त कर चुके हैं, उनको डोमिसाइल के आधार पर, जैसे कि हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कि 50% सीट छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रिजर्व रहती है, झारखंड में देखते हैं, अदर स्टेट में, तो डोमिसाइल के आधार पर उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उनको नॉर्मल रिजर्वेशन जो चल रहा है वो तो चलेगा, लेकिन जो डोमिसाइल के आधार पर ये 50% काट दिया जाता था, ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का क्या मामला था? दोनों को, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सबको जो डोमिसाइल पे रिजर्वेशन ले रहे हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लेकिन ईडब्ल्यूएस के आधार पे मिलेगा ना। हाँ, ईडब्ल्यूएस क्योंकि वो वीकर है, उनके पास वो पैसा नहीं है। ये जो है अब पोस्ट ग्रेजुएट में मिलेगा। ये पोस्ट ग्रेजुएट की बात हो रही है। नीट पीजी में ये जजमेंट आया, यूजी में कोई डोमिसाइल का मतलब वो मैं समझ गया, वहाँ के किसी नागरिक था, जनता के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल जनता को बताइए डोमिसाइल का मतलब क्या? डोमिसाइल का मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो उस राज्य में रह रहा है, तो उस राज्य के रहने की वजह से उसको वो राइट मिलता है। तीसरा इसमें एक था कि सेक्शन 6A, जिसको कि 4:1 की मेजोरिटी के साथ पास किया गया है। ये सेक्शन सी है जो ये बात कर रहा हूँ मैं, असम अकॉर्ड में ये कहा गया कि जो सेक्शन 6A इंक्लूड किया गया था, उस पे क्वेश्चन उठ गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है
कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है कि असंवैधानिक है, क्योंकि वहां पे ये कहा गया कि 1971 के बाद जो बाहर के लोग आए हैं उनकी अभी तक हम पहचान नहीं कर पाए, वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे हैं कि 1971 के पहले भी वो भारत के नागरिक थे। तो इनसे हम कुछ राइट्स लेंगे, और वो राइट्स इसलिए लेंगे क्योंकि इस देश पे सबसे पहला हक यहाँ के जो मूल निवासी है उनका है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं एक सवाल कर दूं, मैं दिमाग में आ गया कि जो 1971 के बाद आए हैं उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जो घुसपैठिया शब्द उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? नहीं, घुसपैठिया शब्द देखिए 1971 के समय चलिए, 2 वो आपने लाख से जवाब दे ज्यादा दिया। रिफ्यूजीज आ गए थे। तो घुसपैठिया उनके लिए यूज किया जाता है जो बिना किसी आधार के, बिना किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के, कॉन्ट्रैक्ट के आ जाते हैं, और इसमें बिना अनुमति के आ जाते जी हैं। रिफ्यूजीज वाला जो मैटर चल रहा है अभी भी जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ चल रहा है, और अभी आगे उनके यहाँ चलेगा। इसमें उन्होंने एक विशेष टिप्पणी की थी कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। ये किसकी टिप्पणी थी? ये ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी थी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं, यहाँ आए हैं, तो पहले यहाँ का वैलिड प्रूफ दिखाइए। और इसमें एक चीज और मुद्दा है, आने का वैलिड प्रूफ। जी, आने आने आप का, क्यों आए? क्या कि गवर्नमेंट ने आपके लिए रास्ता खोला था? जी, कि बतौर शरणार्थी रास्ता खोला था, यही शब्द होगा ना? हाँ हाँ जी, या और दूसरी चीज इसमें कहा था कि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई आधार कार्ड बनवा ले रहा है। तो ये नहीं है कि आपके पास आधार कार्ड है तो ये सिटीजनशिप का आपके पास पासपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं जो है। इन्होंने जो बात कहा है, ये बात जो है आधार कार्ड जो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये बात ऑनरेबल जस्टिस ने सूर्यकांत जी ने दो बार ये कहा। जब बिहार इलेक्टोरल रोल के ऊपर जो चैलेंज SIR जब हुआ तो उसमें चैलेंज किया गया, तो मतलब एक उन्होंने आधार कार्ड को जो छांट दिया था इलेक्शन कमीशन ने, तो इन्होंने जोड़ तो दिया उसमें कि हाँ आधार कार्ड भी जो है आप फॉर्म 6 भर सकते हो, लेकिन उन्होंने साथ में वो भी लिख दिया विद द डायरेक्शन, क्लियर कट क्रिस्टल डायरेक्शन, कि आधार कार्ड वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द सिटीजनशिप। एक इसमें और मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबको जानना, क्योंकि जब हम मीडिया की बात करते हैं, जब आम जनता की बात करते हैं, तो बात आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ही वो जज थे जिन्होंने समय रैना जो लेटेंट का शो चला रहे थे उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था, और उनको कोर्ट में भी बुला लिया था, क्योंकि एक बार जब वो एंटीसिपेटरी बिल के यहाँ पे क्वेश्चन लगाए, उसके बाद अगले ही दिन कौन सा शो चला रहे थे बताइए थोड़ा सा। लेटेंट, इंडिया गॉट लेटेंट एक शो समय रैना के द्वारा चलाया जा रहा था, और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारतीय माता पिता के लिए बहुत ही भद्दा मजाक किया गया था, भारतीय माता पिता जिसके जो डिसेबिलिटीज जिसके बाद ऑनरेबल जस्टिस ने एंटीसिपेटरी बिल आया था, और उसमें एक्स CGI के बेटे अपीयर हो रहे थे, जो चंद्रचूड़ साहब हैं उनके बेटे समय रैना की तरफ से अपीयर हो रहे थे, लेकिन बतौर अधिवक्ता। जी, बतौर अधिवक्ता बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा भद्दा मजाक भारतीय माता पिता के साथ नहीं कर सकते। अगले ही दिन समय रैना अमेरिका में चले गए, और अमेरिका में जाने के बाद फिर उन्होंने एक मजाक किया। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप अगर यह सोच रहे हैं कि भारत की क्षेत्राधिकार से बाहर होकर हमारे ऑर्डर्स का वायलेशन करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप मूर्ख हैं, क्योंकि हमारे पास ये पावर है कि भारत का नागरिक किसी भी देश में हो अगर गलती करेगा तो हम इसे बुला सकते हैं। फिर अगले दिन वो आए थे कोर्ट में, और कोर्ट से भरी कोर्ट में माफी मांगा, और उसके बाद ये जस्टिस सूर्यकांत की ये शक्ति थी। जी, ये बहुत शक्ति शानदार। थी। ये जुडिशरी का जो एक पावर होता है वो दिखाया था, क्योंकि इस देश में अभी यही और चल रहा जुडिशरी है। का सर पावर मैं बता दूं कि गलत नहीं, सही मायने में दिखाया। जी, सही मायने में दिखाया। देश हित में एक मुद्दा जो अभी चल रहा है उसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर किसी ने जूता फेंका, वो मुद्दा जब कंटेम्प्ट बन के गया तो वो भी जस्टिस सूर्यकांत के कोर्ट में गया था, और कंटेम्प्ट पिटीशन पे हमारे SCBA के प्रेसिडेंट बहस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला है, तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन को आगे बढ़ाइए। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि जब इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसे व्यक्ति को माफ कर दिया, तो आप क्यों ऐसे पिटीशन को लाकर ऐसे आदमी को पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। और वो केस विद गाइडलाइन डिसमिस कर दिया गया, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट उस केस में नहीं बना। अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनता तो हो सकता था राकेश किशोर जेल भी जाते, बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे मीडिया में बाइट होते, और वो चीज फैल जाती। और ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राकेश किशोर को एज ए प्रोडक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि
उनको हर मीडिया चैनल पे बुलाया जा रहा है और जो हमला हुआ है इस इंस्टीट्यूशन पे उसको और बढ़ाया जा रहा है। तो इसको केस को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ले रही है गाइडलाइन, जो SCB है उनके ऊपर कर रही है सिविल एक्शन कि उनका परमानेंट रद्द कर रहा है, वो सब होना चाहिए, लेकिन कंटेम्प्ट पिटीशन इशू करके उनको और लाइमलाइट नहीं देना चाहिए। तो ये भी मैटर ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के यहाँ था और इसको डिसमिस कर दिया गया कंटेम्प्ट को विद सर्टेन गाइडलाइन। तो बहुत सारे ऐसे बहुत बढ़िया आपने चीजें दी और बहुत शानदार तरीके की। सर आप से भी बात करने, आप शुभ नाम क्या है आपका? शुभ नाम पहले मैं इसमें जोड़ दूं। जी, मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। विशाल सिंह। सर आप भी कुछ कुमार दुबे। सर आप जो आपने पूरा डिस्कशन बड़े खड़े होकर बहुत ध्यान से आप सुन रहे थे, तो आप कोई ऐसा चीज़ जो आप दोनों से अलग आपके दिमाग में आई हो अगर बताएं, क्योंकि रिपीट तो क्या ही करना है, कोई एक चीज़ ऐसी लगी हो आपको कि भैया ये मेरे दिमाग में इस पे ये राय थी, सूर्यकांत जी ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। नहीं, उन्होंने जो जजमेंट दिया वो बहुत ही सोच समझ के सूझबूझ से दिया और उसमें नो डाउट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिया उन्होंने। बट मेरा सवाल रुकिए सर, कंट्री से दूसरा है कि जिस तरह से इस देश को सेकुलर के नाम पे इस देश की कंट्री को बायोग्राफी का चेंज किया जा रहा है। 2017 में जो आए थे दिल्ली में, आप एग्जाम्पल दिल्ली का, तो उसमें 70 विधानसभा है, 70 लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डेमोग्राफी था 2017 में, नाउ इट हैज बीन चेंज एंड मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है। सर ये पॉलिटिकल और वास्तविक चीज़ है। मैं थोड़ा सा चाहता कि सूर्यकांत जी के डिसीजंस को सर कैसे देखते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल नहीं कंसिडर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ सूर्यकांत जी का जो डिसीजंस हैं उनको आप उनके डिसीजन को, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है डिसीजंस का, वही में लैंडमार्क जजमेंट्स वो उनके डिसीजंस को आप क्या मानते हैं? वो किसी विचारधारा से प्रभावित थे, बिल्कुल टोटली कानून के उस पे थे? ये दो चीज़ों को मैं समझ, विचारधारा से प्रभावित नहीं थे, देश के हित में पूरी तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना, CGI को बौद्ध विचारधारा और ये और किसी को कोई को जोड़ दिया जाता है। नहीं, मेरा फिर से बोल रहा हूँ कि जो देश की सुरक्षा और देश हित में जिन्होंने अभी हमारे वकील साहब ने, माननीय वकील साहब ने जितनी बातें कही, सहमत हैं उसमें सहमत हो। उसका सुटेबल टाइटल ये है कि देश हित में देश की सुरक्षा की बात करते हुए उन्होंने विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट का जो जजमेंट दिया है वो स्वागत है। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे तमाम अधिवक्ता साथियों में से अब बहुत अच्छा जो है कि जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पंजाब गए थे, तो उनके ऊपर सिक्योरिटी फेल्योर या जो भी हुआ हो, तो उसमें एक उनको कहा गया कि उनके जान को खतरा है। तो उस पर भी जो है जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक कमेटी बनाया है सिक्योरिटी कमीशन का, और वो जस्टिस हिंदू, उस पर भी जांच हो रही है, उस पर भी बड़े पैमाने पर बहस हुआ और जांच हो रही है। थैंक यू। एक बार और कहना चाहूँगा सर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो अग्निवीर की बात किया वकील साहब ने बताया, उसमें जस्टिस सूर्यकांत जी ने जजमेंट दिया, जो वो जजमेंट देश हित में और युवाओं के स्वरोजगार, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में बहुत अच्छा दिया कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, बाकी अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते थे। तो ये जो अग्निवीर का कुछ पीरियड है उसको सबको मिले और उससे देश सुरक्षा होगी। देश सुरक्षा ये होगी, सबको प्रैक्टिस होगा, सबको नॉलेज होगा अपनी सुरक्षा करने का। अपनी सुरक्षा करेंगे, देश की सुरक्षा होगी। और इस तरह से जो उनका रोजगार में जो उनका कंपेंसेशन मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी, उससे अपना खुद का आगे का भविष्य सुरक्षित कर सके, और इससे बहुत बड़ा ट्रेड और बिजनेस भारत को मिलेगा, डेवलपमेंट। बिल्कुल। आप सबके साथ में एक और वकील, सॉरी आपको सबसे आखिर में लिया, और आपने तीनों वकील साहबान की बात सुनी, आप भी बड़ा गंभीरता से इसको सुन रहे थे, तो फाइनल टिप्पणी आपकी क्या है इसमें? कुछ एक चीज़ आपके दिमाग में अलग आ गई हो तो बताइए, सेम हो तो कोई बात नहीं, सहमत है कह सकते हैं। देखिए, मेरे सामने जो कुमार सर है, दुबे सर है, सिंह सर है, सीनियर है, मेरे से सीनियर है, तो सब कुछ बता दिया, ठीक है। मैं अभी लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बात जो कुछ होगा मेरे इंडिया देश के
हित में होना चाहिए। सूर्यकांत जी के ये ट्रैक रिकॉर्ड से आपको क्या लगता है कि वो निर्विवाद सीजीआई होंगे? एकदम होना तो हमको तो निर्विवाद ही रखना चाहिए अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो हम इस पर चर्चा करने को मजबूर हुए हैं। तो लगता है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक आध देखो असहमत तो मेरे पक्ष में निर्णय नहीं आया, मैं असहमत हो जाऊंगा, इसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन 10 में से का 9 निर्णय ऐसे हैं जिससे सबकी राय एक है, तो फिर वो तो बढ़िया है। वो एकदम सही जो जस्टिस है, जो वो सही लगता है मुझे। बिल्कुल, थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रंजीत कुमार विश्वास है। रंजीत कुमार। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा सर कि जस्टिस सूर्यकांत ने जो देश हित में रख करके और कानून और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जजमेंट दिया है, जी सर, वो वास्तव में काबिल तारीफ। धन्यवाद। देखिए, इंडिया फर्स्ट का सवाल है। जैसे हमारे नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की जो बात है, अभी ट्रम्प भी वही कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग भारत का जो है ये स्लोगन जो है, ऑल्दो वी बिलीव इन वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम अपनी आइडेंटिटी को, देश की आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहते। इसीलिए देश की आइडेंटिटी को बचाने में जस्टिस सूर्यकांत जो है, बिकॉज अभी उनके आने वाले, बिकॉज वो 2027 तक रहेंगे, यू नो, 1.5 साल का वक्त मिलेगा। हाँ, 1.5 साल का। तो फरवरी 2027 तक में कितने सारे जो है कन्वे बनवे ये सब जो अभी आएंगे, वो सारे लोग जो है देश को तोड़ने के लिए, नोचने के लिए, खरोचने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और जस्टिस सूर्यकांत वहां बैठे होंगे, वहां पर तो जो बिल्कुल गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहां बैठे हुए रहेंगे। तो ये जो जी सर मैं आपको क्षमा चाहूँगा। नहीं बिल्कुल बोलिए सर। कि एक जो वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बोली जी सर, कि जो जस्टिस सूर्यकांत ने जो निर्णय लिया अग्निपथ पर विशेष करके, वो देश हित में लिया, और देश हित में लिया इसलिए लिया कि उससे 4 चीज होगा। एक, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, दूसरा, देश को ट्रेड और बिजनेस मिलेगा उस पैसे से, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी, चौथा जो इंटरनल सिक्योरिटी है देश में, जैसे आपातकालीन स्थिति, दूसरे संस्थानों में भी योग ट्रेंड फौजी इनडायरेक्ट उपलब्ध होंगे। तो ये ग्रासरूट, तो हमारे बस में अगर कंडक्टर भी है और कहीं इंजीनियर भी है, तो वो भी किसी भी समय हथियार उठा करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का तैयार हो। अग्निवीर के बारे में ये रहा है वकील साहब की। तो आपने तमाम चीजें की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूरे ओवरऑल जिसको समझा कि जो देश के सर्वोच्च न्यायालय जिसका हम सबकी नाक है, हम सब उम्मीद रखते हैं, हम सब सोचते हैं कहीं हमें ठोकर मिलेगी, कहीं हमें परेशानी होगी, तो ये वो मंजिल है, ये वो बिल्डिंग है जहां पर इन जैसे वकील साहबान हमारी आवाज उठाएंगे और फिर हम न्याय पाएंगे। और न्याय कैसा? बिना कंट्रोवर्सी के। न्याय कैसा? जिस पर कोई संदेह नहीं होगा, जिस पर कोई विचारधारा हावी नहीं होगी, जो कानूनन होगा, संवैधानिक होगा। तो ऐसा मुझे लगा कि सूर्यकांत जी जब 24 नवंबर को शपथ लेंगे तो हम अपने एक बार फिर अपने सर्वोच्च न्यायालय पर गुमान जारी रख सकेंगे। सीजेआई BR गवई ने जो उनके नाम की सिफारिश की है वो बहुत ही शानदार मुझे वकीलों के साथ बात करके लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपने कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.